डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता मोह की व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कविता के कवि चतुष्टय के एक प्रमुख कवि हैं। कवि चतुष्टय में जिन 4 कवियों का नाम आता है उनसे आप भली भांति परिचित होंगे: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म प्रकृति की गोद में ही हुआ था। कौसानी बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक स्थल है और इस प्रकृति का प्रभाव जो उनके व्यक्तित्व पर पड़ा वो उनकी कविताओं में बहुत ही कहा जाए कि बहुत दूर तक और बहुत देर तक प्रभावी दिखाई देता है। पंत की जो प्रारंभिक काव्य रचनाएं हैं उसमें ये जो प्रकृति है अपने विराट रूप के साथ, अपने विविध रूप के साथ उनकी कविताओं में आती है। संभवतः प्रकृति के प्रति पंत का जो आकर्षण है वो इतना गहरा है कि उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में यदि जाना गया या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जो प्रस्तुत कविता है वो मोह, वह प्रकृति के पंत के पल्लव काव्य संग्रह से संग्रहित है, पल्लव काव्य संग्रह से ली गई है। पल्लव का प्रकाशन 1926 में हुआ था। उसके पूर्व उनके वीणा ग्रंथि वगैरह और अन्य काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। ग्रंथि और अन्य काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन जो पल्लव काव्य संग्रह है उसमें उनकी 1918 से लेकर के 1925 तक की रची गई कविताएं या रचनाएं शामिल हैं। और 1918 पंत का काव्य जगत में प्रवेश करने का भी समय है, वर्ष है। तो प्रारंभिक जो कविताएं हैं उसमें प्रारंभ से लेकर के लगभग 1918 से 1925 तक का जो काल है, 7-8 वर्षों का, उस दौरान में कविता कैसे प्रारंभिक अवस्था से प्रौढ़ता को प्राप्त करती है, ये सारी चीज़ें, ये इन सब का जो कहा जाए कि उदाहरण पल्लव में मौजूद है। तो और आलोचकों की दृष्टि में पल्लव पंत जी का प्रौढ़तम काव्य संग्रह है और पल्लव काव्य संग्रह के समान इसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि इसकी भूमिका रीतिकालीन कविता की प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में लिखी गई थी। इसके संदर्भ में आलोचक बच्चन सिंह कहते हैं, पल्लव की भाषा अपने वक्रोक्ति वैचित्र के कारण द्विवेदी युगीन भाषा से भिन्न थी और इस विधान के कारण ही वे सौंदर्य की सूक्ष्मतर चेतना का उद्घाटन कर सके हैं। बच्चन सिंह आगे कहते हैं कि पल्लव जो काव्य संग्रह है, पल्लव में कवि की आंतरिकता और परिवेश में अद्भुत सामंजस्य है। कवि की आंतरिकता और परिवेश में अद्भुत सामंजस्य है। अन्य कवियों की जो काव्य वैशिष्ट्य है उसमें प्रकृति और परिवेश का जो सामंजस्य है उससे पंत का जो पंच की जो तारतम्यता है इन दोनों के बीच वो कैसे अलग है, कैसे उनमें अलगाव है, इसका विश्लेषण करते हुए बच्चन सिंह कहते हैं कि निराला अपने बहुआयामी परिवेश से संघर्ष करते हैं। प्रसाद का परिवेश व्यापक और आत्मनिष्ठ है। निराला अपने बहुआयामी परिवेश से संघर्ष करते हैं। उनके काव्य में इस संघर्ष की परुषता और कर्कशता सर्वत्र प्रतिफलित हुई है। और महादेवी वर्मा अपनी वेदना में एक तान है और पंत में प्रकृति और सौंदर्य चेतना के प्रति सहज उल्लास है। यह उल्लास और यह जो कहा जाए कि प्रकृति के प्रति जो लगाव है पंत के अंदर, उनकी इस प्रस्तुत कविता मोह में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब हम मोह कविता की व्याख्या देखते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। माने ये कविता का जो शीर्षक है मोह,
जिस वस्तु, जिस व्यक्ति और जिस परिवेश से हमारा बहुत अधिक लगाव होता है, वह लगाव, वह मोह बहुत आसानी से नहीं छूटता है। और कवि का जो प्राकृतिक परिवेश के प्रति सहज लगाव और उल्लास है, वह इतना गहरा और इतना स्थायी है कि वह उस लगाव को छोड़ करके मानवीय आकर्षण या मानवीय जो जगत का आकर्षण है, प्राकृतिक जगत के आकर्षण की तुलना में उसे कम आकर्षित करता है। और यह आकर्षण, यह मोह इस कविता में हम देख सकते हैं। कवि कह रहा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले संबोधन है कविता में, अपनी कोई सखी, अपनी कोई सहचरी को संबोधित कर रहा है कवि कि हे बालिके, हे मित्र, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और ये कवि कह रहा है कि मेरे जो नेत्र है वह तुम्हारे बाल जाल में, तुम्हारे कहा जाए कि स्वाभाविक आकर्षण का जो जाल है उसमें मेरे नेत्र, अब मैं अभी अपने नेत्रों को नहीं उलझा सकता। क्यों? क्योंकि भूल अभी से इस जग को, मैं जिस जग की, जिस प्राकृतिक संसार का आकर्षण मेरे नेत्रों में बसा हुआ है, मेरे लोचन मेरे नेत्रों में बसा हुआ है, वो कौन है? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, वृक्षों की जो कोमल छाया का विस्तार है, और प्रकृति से जो हमारी माया है, हमारा जो लगाव है, हमारा जो बंधन है, हे बालिके, उसे छोड़ करके मैं तुम्हारे बाल जाल में, तुम्हारे स्नेह आकर्षण में अपने नेत्रों को अभी नहीं उलझा सकता। मैं कैसे उलझा दूँ? माने प्रकृति का जो असीम विस्तार है, उससे हमारा जो लगाव है, वृक्षों की कोमल छाया है, दूर तक फैली हुई प्रकृति है, ये जो प्राकृतिक संसार है, प्रकृति का जो जग है, जो संसार है, मैं उसे छोड़ करके तुम्हारे आकर्षण में अपने नेत्रों को अभी कैसे उलझा सकता हूँ। माने अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है, वो नहीं चाहता कि प्रकृति का ये आकर्षण, सहज उल्लास, लगाव खत्म हो, या मैं उससे अलग हट करके इस मानवीय आकर्षण में अपने आप को विद्ध कर लूँ। कवि के लिए मानव जगत का, मनुष्य जगत का जो आकर्षण है, उसकी तुलना में प्रकृति का आकर्षण, प्राकृतिक संसार का आकर्षण अधिक गहरा है। और कवि इसे विस्तार से बताता है। वो वृक्षों की दूर तक फैली हुई छाया या जल विस्तार, प्रकृति के अनंत आंचल में जो तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू भंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। चंचलता के लिए काव्य जगत में मृग की उपमा, चंचल नेत्रों के लिए, चंचल मन के लिए मृग सा मन। कभी इसमें उपमा अलंकार के माध्यम से मन की चंचलता का दोतन करने के लिए, मन की चंचलता को व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तेरे भ्रू भंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन। माने जो बालिका है, जो उसकी मित्र है, जो उसकी प्रेयसी भी हो सकती है, कवि कह रहा है कि तुलनात्मक ढंग से प्रकृति और मानवीय जगत कैसे सामने आता है इस कविता में। कह रहा है कवि कि भ्रू भंगों, भ्रू अर्थात भौहों, भंगों भंगिमा, ने जो भौहों की भंगिमा है, भौहों के जो कटाक्ष हैं, उनमें इतना आकर्षण है। ये किसी स्त्री के भौह कटाक्ष की बात कर रहा है, किसी स्त्री के भौह भंगिमा की बात कर रहा है, जिसमें इतनी क्षमता है। बिहारी ने अपने दोहों में अनियारे दीरक दृघनी किति न तरुणी समान, वह चितवन और एक कछु जिही बस होत सुजान। यानी चतुर ज्ञानी व्यक्तियों को अपने वश में करने वाले इन भौह भंगिमाओं के आकर्षण की बात कर रहा है कवि सुमित्रानंदन पंत, जो कहते हैं कि हे बालिके, तुम्हारे भौहों की भंगिमा, तुम्हारे भौहों के कटाक्ष में जो आकर्षण है, मैं अपने मृग से चंचल, मृग जैसे चंचल, यानी बहुत अधिक चंचल मन को कैसे बिंधवा दूँ। नहीं बिंध सकता मेरा मन, क्योंकि मेरा मन जो है वो किससे बिंध है, किससे बंधा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है।
तजकर तरल तरंगों को, वो सागर में नदी के जल के, सागर के जल की उताल तरंगों, तरल तरंगों जो प्रवाहित होने वाली जो तरंगे हैं उनको छोड़ करके, और इंद्रधनुष के रंगों को, इंद्रधनुष में आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं, इन 7 रंगों का जो आकर्षण है, मैं उन्हें छोड़ करके तुम्हारे बाहों की भंगिमा के आकर्षण में नहीं बिध हो सकता। अर्थात दोनों की तुलना कर रहा है कवि, आकाश में जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं और भाव भंगिमा या भावों के जो इंद्रधनुष हैं या भावों के जो कटाक्ष हैं, उनकी जो भंगिमाएं हैं, उनका जो आकर्षण है, कवि कह रहा है कि मेरा मृग सा चंचल जो मन है, हिरण जैसा जो चंचल मन है, वह अभी प्रकृति के इस गहरे, प्रकृति के इस विराट सुंदर दृश्यों के आकर्षण को छोड़ करके तुम्हारे इस आकर्षण में बंधने के लिए तत्पर नहीं है। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से, कैसे भर लूँ सजनी श्रवण। प्रश्नवाचक चिन्ह है जहाँ पर कवि कहता है कि कैसे भर लूँ सजनी श्रवण, या कैसे बिंधवा दो निज मृग सामन। कोयल का वह कोमल बोल, माने प्रकृति सिर्फ 7 रंगों के आकर्षण से बनी हुई नहीं है, या प्रकृति में सिर्फ रंगों का आकर्षण नहीं है, प्रकृति में रंगों का आकर्षण है, प्रकृति में विविध शेड हैं, कई शेड हैं सुंदरता के, और प्रकृति में राग रागिनियाँ भी हैं। कोयल की कोमल बोली है, मधुकर की अनमोल वीणा है, माने जो हम मानव जगत में देख रहे हैं उससे कहीं व्यापक, उससे कहीं सुंदर और आकर्षणकारी प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक रंगों का आकर्षण, प्राकृतिक स्वर लहरियों का आकर्षण, प्राकृतिक राग रागनियों का आकर्षण कवि के सामने मौजूद है। इसलिए वो कहता है कि इस प्रकृति में व्याप्त कोमल की वह कोमल सुरीली बोली और मधुकर भौरे की जो गुंजन है, भौरे की जो अनमोल जो गुंजन है, वो अनमोल वीणा के स्वर के से भी सुंदर है। इसलिए कवि कह रहा है इतने सुंदर ध्वन्यात्मक संसार को, इतने सुंदर राग रंगनियों से भरे हुए प्रकृति के व्यापक संसार को छोड़ करके, हे प्रिय, मैंने कहा ना कि ये बाले कवि की अपनी प्रिय भी हो सकती है, सजनी, प्रिय सजनी। कह रहा है कवि तेरे ही प्रिय स्वर से, माने सजनी का जो मित्र है, जो प्रेयसी है, उसका स्वर भी बहुत ही प्रिय है कवि को। लेकिन जो प्रकृति की जो स्वर लहरियाँ हैं, प्रकृति के जो स्वरों का, स्वर माधुर्य का जो आकर्षण है, वो उनसे बढ़कर नहीं है। कवि कह रहा है कि मैं अपने इस सौंदर्य बोध को, सौंदर्य की चेतना को सीमित नहीं करना चाहता। जो व्यापक सौंदर्य से आबद्ध है, जो व्यापक सौंदर्य से आकृष्ट है, मैं उसे हे प्रिय सजनी तुम्हारे सुंदर स्वर से, प्रिय स्वरों से ही खाली विद्ध कर लूँ, अपने कानों को भर लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कानों में प्रकृति के विराट आकर्षण, वो ध्वनि का आकर्षण, वो रंग और स्पर्श का आकर्षण है, वो उनसे लगाव है, वो उनसे जुड़ा हुआ है। मैं उन्हें तुम्हारे स्वर तक सीमित नहीं कर सकता। उषा शस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत घी के मद में, कैसे बहला दूं जीवन भूल अभी से इस जग को। कवि कह रहा है उषा सस्मित किसलय दल, माने सस्मित, स्मित मुस्कान को कहते हैं, सस्मित माने मुस्कान सहित, मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ, हंसता हुआ मुख खुलता है। और प्रातःकालीन जो उषा है, सूर्य की किरणों से की जो लालिमा है, उससे किसलय दल, जो कलियों का जो समूह है, वो दल पुष्पों के पंखुड़ियों को कहते हैं। किसलयों का जो दल है, पुष्प की कोमल पंखुड़ियों का जो दल है, वो सस्मित हो उठा है, खिल उठा है। अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से जो पुष्प दल जो है, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं, वो खिल उठी हैं। प्रकृति इतने सुंदर दृश्य से भरी पड़ी है। सुधा रश्मि से उतरा जल, और उन खिली हुई पंखुड़ियों पर सुधा रश्मि, सुधा रश्मि अमृत किरणें हैं, चंद्रमा की जो अमृत किरणें हैं, उससे गिरी हुई जो बूंदें हैं,
अमृत की जो बूंदें हैं वो उन पंखुड़ियों पर व्याप्त है, फैली हुई है। अर्थात प्रकृति से जो दृश्य हैं वो इतने सुंदर हैं, जो उषाकालीन किरणों से, सूर्य की उषाकालीन प्रातःकालीन किरणों से खिले हुए पंखुड़ियों पर, किसले दल पर या पत्तों पर, पुष्प की पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें हैं, कभी उन्हें सुधा रश्मि कह रहा है, अमृत कण कह रहा है, अमृत की बूंदें कह रहा है। ऐसे अमृत की बूंदों से जो प्रकृति भरी पड़ी है, परिपूर्ण है, समाहित है, उसे, उस अमरता को, उस अमृत तत्व को छोड़ करके ना, कह रहा है कभी, ना अधरामृत ही के मद में, माने प्रकृति की जो सुंदरता है वो भी मदोन्मत्त कर रही है कवि को, लेकिन वो और उसकी तुलना में जो प्रिया के अधरों का अमृत है, प्रेयसी के अधरों का जो अमृत है, वह उन दोनों की तुलना देखी जाए कविता में तो आमने सामने खड़े हैं दो दृश्य। एक प्रकृति में व्याप्त किरणों से खिला हुआ पंखुड़ियों का समूह है, पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं जिनमें ओस की अमृत बूंदें, अमृतमयी बूंदें पड़ी हुई हैं, इनका आकर्षण है, एक इनके आकर्षण में विद्ध कवि का मन है, और दूसरी ओर प्रिया के अधरों के अमृत हैं। कवि कह रहा है कि नहीं, मैं इस आकर्षण, इस विस्तार प्रकृति के सौंदर्य के आकर्षण, उनके लगाव, उनके सहज लगाव को छोड़ करके, हे प्रिया, तुम्हारे अधरों के अमृत के मद में अपने जीवन को बहलाना नहीं चाहता, मैं उससे अपने जीवन को बहला नहीं सकता। भूल अभी से इस जग को, हर अंश में कभी ये पंक्ति टेक की तरह दोहराता है, भूल अभी से इस जग को, इस प्रकृति के व्यापक और विराट सौंदर्यमयी संसार को, सौंदर्य से युक्त संसार को छोड़ करके मैं इसे, अपने इस सौंदर्य की चेतना को किसी सीमा में आबद्ध नहीं करना चाहता। अभी से, मैं अभी इसके लिए नहीं तत्पर हूँ। अर्थात वह इस संसार को, प्रकृति के व्यापक संसार को छोड़कर मनुष्य के, किसी एक व्यक्ति के सीमित सौंदर्य की सीमा में स्वयं को समाहित नहीं करना चाहता। आज के लिए बस इतना ही।